जहां पर बाड़ीछीना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास तेल से भरा टैंकर खाई में गिर गया। टैंकर के गिरने की वजह से लगातार पेट्रोल का रिसाव हो रहा है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए रात में ही पूरे अस्पताल से मरीजों को हटाकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। पूरे क्षेत्र में आग लगने की संभावना को देखते हुए फायर ब्रिगेड मौके पर इस वक्त तैनात है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि बाड़ीछीना अस्पताल के पास ये टैंकर गिरा और इसमें पेट्रोलियम पदार्थ था जो कि अब धीरे धीरे बह रहा है। पेट्रोल डीजल से भरा ये टैंकर वहां पर बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि उसको हटाने में टाइम लगेगा, लेकिन उससे लगातार वहां पर तेल का रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। जो अस्पताल है उसे तो खाली कर दिया गया है। आनन फानन में किसी तरह से वहां से जितने मरीज थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है और साथ ही साथ वहां पर इसे हटाने के लिए भी इस वक्त कार्रवाई हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अल्मोड़ा के बाड़ीछीना अस्पताल के पास ये टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें पेट्रोल भरा हुआ था और ये तेल की गाड़ी जब पलटी तो उसमें से तेल का रिसाव शुरू हो गया, जिसकी वजह से वहां पर खतरा अब भी बना हुआ है। 20 मिनट पर बाड़ीछीना में तेल का टैंकर पलटने की सूचना पर अल्मोड़ा से फायर यूनिट तुरंत घटनास्थल पर मौजूद हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी भी इससे तेल का रिसाव हो रहा है। ये 12,000 लीटर कैपेसिटी का टैंकर है। इसमें 3,000 लीटर पेट्रोल था जिसका रिसाव हो गया है। बाकी 9,000 लीटर डीजल है, उसका रिसाव अभी भी हो रहा है। क्रेन उपस्थित होने वाली है और हम अभी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए किशन जोशी इस वक्त अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, ये दुर्घटना बहुत ज्यादा दिक्कत भरी है, क्योंकि देखिए सिर्फ एक पेट्रोलियम से भरी गाड़ी नहीं पलटी है, बल्कि इससे अब आग लगने का खतरा भी है। क्या इसे यहां से हटा लिया गया है या किस तरह के इंतजाम इसे लेकर किए जा रहे हैं ताकि जो आग लगने की संभावना है उसे रोका जा सके? नीलू, बाड़ीछीना के पास जो टैंकर है वो जो है डीजल और पेट्रोल को लेकर पहाड़ की तरफ जा रहा था, जो रात को 11:30 बजे के आसपास जो है अस्पताल के पास गिर गया और पेड़ की वजह से अस्पताल के आवासीय परिसर में नहीं घुसा, नहीं तो जो लोग वहां पर रह रहे थे, डॉक्टर सैयद अनीस उनके भवन में जा गिरता और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। उसके बाद आनन फानन में जो डिलीवरी वाली महिला थी उसे रात को ही रेफर करके घर भेज दिया। उसके साथ कुछ घायल जो वहां परिचालक घायल थे उसे भी ट्रीटमेंट देकर वहां से अन्य अस्पताल को भेज दिया गया है। अभी भी लगातार जो है डीजल और पेट्रोल रिसाव हो रहा है, जो पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिससे आग की संभावना थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि ड्राई हो रहा था। थोड़ा सा बारिश होने से थोड़ी सी संभावना कम है, लेकिन अभी तक जो है क्रेन नहीं पहुंच पाई है। पुलिस और अन्य लोग जो है क्रेन भेजने का लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्रेन का ऑपरेटर अब जाके अल्मोड़ा से बाड़ीछीना की तरफ मूव कर चुका है। तो संभावना है कि दोपहर तक उसको वहां से हटा लिया जाएगा। लेकिन आज पूरे दिन अस्पताल में किसी तरह का काम नहीं होगा, पूरा अस्पताल बंद रहेगा। वहां से जो लोग रहते थे आसपास, वो अस्पताल के कर्मचारी, उनको वहां से अन्य जगह भेज दिया है रांची को, कि किसी तरह की दुर्घटना से बचाया जा सके। नीलू, ये दुर्घटना हुई कैसे? क्या मोड़ बहुत तीखा था या झपकी आ गई? क्या कारण बताया जा रहा है इस दुर्घटना के पीछे, किशन? देखिए, जो ट्रक चालक होते हैं वो अधिकांश रात को ही चलते हैं, क्योंकि दिन में कई जगहों कई शहरों में नो एंट्री होने के कारण उनको दिक्कतें होती है। तो रात को उसने दूर पहाड़ तक पहुंचना था, लेकिन वो जब अधिक रात होगी तो हो सकता है कि झपकी हो और वहां पर तीव्र मोड़ भी हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि तीव्र मोड़ होने के कारण अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। नीलू, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशन जानकारी देने के लिए। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त भी ये जो पेट्रोलियम से भरी गाड़ी है यहाँ पर है, लेकिन किशन जिस तरह से बता रहे हैं कि रात से हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से खतरा थोड़ा कम है। क्रेन आने में वक्त लगेगा, यानी दोपहर के बाद ही अब इस गाड़ी को यहाँ से हटाया जा सकेगा। और उधम सिंह नगर जिले में एनकाउंटर हुआ है। 2 अलग अलग घटनाओं में बदमाश घायल हुए हैं। देर रात से लेकर आज तड़के एनकाउंटर हुआ। नानकमत्ता में स्मैक तस्कर घायल हुए हैं, बदमाश के पैर में इस दौरान गोली लगी। सितारगंज में लूट का आरोपी इसमें घायल हुआ है। पुलिस की गोली से जो बदमाश है वो घायल बताया जा रहा है। तो देर रात ये मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है नानकमत्ता के पास ये जो जिनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई स्मैक तस्कर है, जिसमें से एक घायल हुआ है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। सितारगंज में लूट का आरोपी भी है।
आरोपी को पुलिस की गोली से इस वक्त वो घायल हुआ है। फिलहाल उसे अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। तो देहरादून में हो रहे 38वें नेशनल गेम्स में आज पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे और बैडमिंटन प्रतियोगिता को भी देखेंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में इस कार्यक्रम को रखा गया है। तो ये परेड ग्राउंड में कार्यक्रम रखा गया। अवार्ड सेरेमनी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। साथ ही एक बैडमिंटन प्रतियोगिता भी यहां पर रखी गई है, उसका भी आनंद लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नेशनल गेम्स में मैच देखेंगे सीएम धामी। और रुद्रपुर में महिला वर्ग की स्प्रिंट प्रतियोगिता में साइकिल सवार गिर गई। दरअसल वेलोड्रम का एक चक्कर लगाने के बाद दूसरे चक्कर लगाते वक्त महाराष्ट्र की खिलाड़ी शशिकला अगासी साइकिल असंतुलित होने से गिरकर घायल हो गई। गिरने की वजह से खिलाड़ी के हाथ पैर समेत कई जगह पर चोट लगे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से साइकिल प्रतियोगिता हो रही थी। इसमें महाराष्ट्र की एक खिलाड़ी अचानक गिर गई है। कहा जा रहा है कि उनके हाथ पैरों में चोटें आई हैं। शशिकला अगासी का इस वक्त इलाज जारी है। तो स्प्रिंट इवेंट है और देखिए ये खतरनाक खेल है। जब आप पूरा सर्कल लेते हैं, बैलेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और अगर जरा सा भी बैलेंस आपने खोया तो फिर इस तरह की दुर्घटना देखने को मिलती है। इस तरह के खेल में जो खिलाड़ी हैं वो महाराष्ट्र की हैं और बताया जा रहा है कि अचानक लैप लेते वक्त यानी चक्कर लगाते वक्त वो उनका बैलेंस बिगड़ा, वो गिर गई। शशिकला अगासी को चोट आई है और उनके हाथ पैरों में चोट आई है। फिलहाल उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। देहरादून से खबर लेते हैं जहां पर नेशनल गेम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यहां पर ताइक्वांडो में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है। ताइक्वांडो के 10 इवेंट में मेडल बेचने की डील का आरोप लगा है। टेक्निकल मेंबर टी प्रवीण कुमार पर यह आरोप लगा है, जिसके बाद प्रवीण कुमार को हटा दिया गया है। इस पूरे मामले पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा ने बयान जारी किया है। नेशनल गेम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर इवेंट को लेकर अब मेडल बेचने का आरोप लगा है और ये मेडल बेचने का आरोप लगाया है। ताइक्वांडो में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है। 10 मेडल जो इवेंट थे उसमें मेडल बेचने की डील का आरोप है। टेक्निकल मेंबर टी प्रवीण कुमार पर आरोप लगा, जिसके बाद प्रवीण कुमार को हटा दिया गया है। इस पूरे मामले पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा ने बयान जारी किया है और उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात कही है। और अब आपको मिलवाते हैं गुदड़ी के लाल से, जिसका सफर शुरू हुआ उत्तराखंड के दूरस्थ चंपावत जिले से। कोई गुरु ना मिलने पर उसने YouTube पर अपना गुरु बनाया और सोमवार को नेशनल गेम्स में राज्य का नाम ऊंचा कर दिया। कैसे किया? ना मेरे पास कोई कोच, ना मेरे पास कोई फैसिलिटी, ना हमारे पास वो गेम है। मैंने बस इंटरनेट में वीडियोस देख देख के उनको स्टॉप करके उनको देख के कि ये किस तरीके से कर रहे हैं, ये कैसा उनका पूरी लाइफस्टाइल दिन रात मैं आपको बता रहा हूँ। 24 घंटे होते तो आप यकीन मानो उसमें से 20 घंटे तो मैं मतलब वैसे अब ये प्रैक्टिकल नहीं है बोलना, लेकिन आप ये समझ लो अगर मैं 20 घंटे बोल रहा हूं तो कितनी बड़ी बात है। मैं 20 घंटे मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि ये कैसे कर रहे हैं। एक एक मिली सेकेंड देखते रहता था उनके। तो क्यों हो रहा था ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि मेरे पास कोच ही नहीं था। चंपावत के हमारा जो ओलंपिक स्पोर्ट है, इतना पुराना स्पोर्ट है, वो क्यों लैग कर रहा है? उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा जाए तो मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत हाई लेवल पे मेडल आ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आपको उसको थोड़ा सा ना देखना है कि आपको इसको कैसे बेटर कर सकते हो। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मेडल बहुत इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आ जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे। विवेक के मेडल जीत की कहानी इसके पीछे का संघर्ष भी बयां करती है। दृढ़ निश्चय और फोकस किसी भी बाधा को पार कर सकता है और ये विवेक ने करके दिखाया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
पिथौरागढ़ में नेशनल गेम्स के तहत हो रही बॉक्सिंग प्रतियोगिता जारी है। चौथे दिन पुरुष वर्ग में 14 और महिला वर्ग में 12 मुकाबले खेले गए। उत्तराखंड के लिहाज से चौथा दिन मिला जुला रहा। पुरुष वर्ग में हर्षवर्धन जोशी को जहां पर महाराष्ट्र के मुक्केबाज हरिवंश के हाथों मात खानी पड़ी, वहीं हिमांशु सोलंकी अगले राउंड में पहुंचने में सफल रहे। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मंगलवार से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो जाएंगे। भारतीय बॉक्सिंग संघ के सचिव हेमंत कुमार का कहना है कि स्पोर्ट्स कॉलेज में विश्व स्तरीय रिंग बना है, इसमें ओलंपिक प्रतियोगिताएं तक हो सकती हैं। इसलिए पिथौरागढ़ में अब हर साल एक राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अभी ये इंटरनेशनल टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बॉक्सिंग रिंग वगैरह सभी इंटरनेशनल है यहाँ, तो ये बॉक्सिंग रिंग में ओलंपिक हो सकता है। सेम स्टैंडर्ड रिंग है, बॉक्सिंग रिंग है, इक्विपमेंट्स काफ़ी है, अपना हॉल भी अच्छा है, यहाँ इंटरनेशनल हो सकता है। और नेशनल हम बॉक्सिंग फेडरेशन में काफ़ी इंटरेस्टेड है, यहाँ हर साल में एक नेशनल हो। रुद्रपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पंतनगर यूनिवर्सिटी में वीडियो बनाने का मामला सामने आया। कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने कैंपस में रहने वाले नाबालिग छात्र पर नहाने का वीडियो शूट का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने पर पुलिस जांच में जुटी है और पुलिस के रडार पर अब कई स्टूडेंट्स। देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर से हुई डकैती में पुलिसकर्मियों के शामिल होने का खुलासा हुआ है और मामले में 3 पुलिस वाले समेत 9 आरोपी बनाए गए हैं। मामले में डीजीपी ने कहा कि थानेदार और सीओ की लापरवाही की भी जांच होगी और लापरवाही पर सख्त एक्शन होगा। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है। यहां पर 2022-23 में 3,65,636 टूरिस्ट आए, जबकि साल 2023-24 में यहां केवल 3,44,655 ही पर्यटक पहुंचे। ये कमी करीब 21,000 की है। पर्यटन कारोबारी इसे कॉर्बेट में पर्यटकों के लिए बढ़ाए रेट्स को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि कॉर्बेट के बाहर पर्यटकों के लिए ये टैरिफ आधा है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन इसे आसपास में नए खुले पर्यटन जोन को मान रहे हैं, क्योंकि पर्यटक कॉर्बेट के साथ साथ नए जोन भी अब देखना चाह रहे हैं। इसमें देखा जा रहा है कि थोड़े से टूरिस्टों में कुछ कॉर्बेट में जो आने वाले थे उनमें कमी आई है। इसका जो मुख्य कारण जो हम देखते हैं कि कॉर्बेट पूरे लैंडस्केप में कई और टूरिस्ट जोन भी खुले हैं और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो उन टूरिस्ट जोन को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा टाइम वो उन एरिया में भी बिताएं, तो प्रॉब्ली इससे थोड़ा कमी आई है। फिर कई अलग अलग जो चीजें होती हैं, कभी कोई घटनाएं ऐसी होती हैं, उनके वजह से भी इस तरह की कमी आती है। परंतु हमें उम्मीद है कि इस बार जो हमारा टूरिज्म है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, अगर कॉर्बेट में पर्यटकों की संख्या, वैसे तो कॉर्बेट सभी लोग जाना चाहते हैं, कॉर्बेट एक अच्छा पर्यटन स्थल भी है, लेकिन कमी की वजह भले जो वहां पर पार्क प्रशासन है वो बता रहा है कि उसके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे जहां पर लोग एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, क्या यही वजह है या इसके पीछे की कुछ और भी वजह दिखाई दे रही है? देखिए नीलू, आपको बताना चाहूंगा कि 2022-23 में जो है कॉर्बेट प्रशासन ने यहाँ जो है अपने टैरिफ बढ़ा दिए थे, जिसमें जो है जो परमिट जो है 1,000 रुपए के आसपास था, वो डे विजिट का वो 3,000 से ऊपर पहुंच गया, जिसकी वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। क्योंकि आसपास में जो जोन खुले हैं वहां के परमिट तकरीबन आधे हैं यहाँ से, जहां लोग जा रहे हैं, और यहाँ लोग इसकी वजह से कम आ रहे हैं। अगर हम देखें तो ये करीब 21,000 के करीब जो पर्यटक हैं जो कम हुए हैं, जो बीते साल में कम हुए। हालांकि इस साल का आंकड़ा अप्रैल के बाद आएगा, लेकिन अभी तक जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 21,000 पर्यटक कम हुए हैं। इसके साथ साथ ये बताना चाहूंगा कि कॉर्बेट प्रशासन इस बात से संतोष कर सकता है कि 2022-23 में जहां यहाँ 6,000 विदेशी पर्यटक आए थे, वो 23-24 में बढ़कर के 9,000 हो गए। लेकिन इसके साथ ही इस बार जो उनका मानना है कि इस बार ये ट्रेंड बदलेगा और यहाँ पर्यटक अधिक संख्या में आएंगे। अब देखना होगा कि इसमें किस तरह का उछाल आता है। चलिए ठीक है गोविंद, तो
कोशिश तो यही होगी पार्क प्रशासन की भी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटक पहुंचे, और इसी उम्मीद के साथ लगातार वो काम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। हरिद्वार के झिलमिल झील रिजर्व फॉरेस्ट में इन दिनों विदेशी पक्षी सैलानियों और बर्ड फोटोग्राफरों को आकर्षित कर रही है। यहाँ पर हजारों किलोमीटर दूर का सफर तय कर साइबेरियन पक्षी डेरा डाले हुए हैं। हरिद्वार स्थित झिलमिल झील का करीब 22 किलोमीटर लंबा ट्रैक जंगल सफारी के लिए बेहद मुफीद है। गंगा तट से लगे इस सफारी ट्रैक में साल भर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। नवंबर से मार्च के महीने के बीच यहां दुर्लभ प्रजाति के विदेशी पक्षी भी डेरा डाले रहते हैं। साइबेरियन इलाकों के पक्षी हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा तय कर अपने अनुकूल वातावरण वाले इस इलाके में प्रवास करते हैं। इनमें सुरखाब, रिवर लोपविंग, कॉमन टील, पलाश गल, ब्लैक विंग, रिवर टर्न, नॉर्दर्न पिनटेल, पिनकौआ जैसी प्रजातियों के विदेशी मेहमान गंगा के तट पर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। नवंबर माह से जो है विदेशी जो पक्षी आना शुरू हो जाते हैं, और इसमें रेडिश शेल्डक, आइबिस और अनेक प्रजाति के पक्षी हैं जो ऊपर सर्दी पड़ने के कारण जो इस समय हमारे यहाँ भारत में आ जाते हैं और गंगा नदी में जो है अपना विचरण करते हैं। वाइल्ड लाइफ के जानकारों का कहना है कि ये स्थान विदेशी पक्षियों के प्रवास और प्रजनन के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है, साथ ही रिजर्व फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ इंसानी दखल बहुत कम है, इसलिए विदेशी पक्षी इस जगह पर आकर सर्दियों में रहते हैं। 2-3 तरह की चीजें हैं। एक तो यहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में है, और पानी बहुत डीप नहीं, तो झील जो है वो करीब करीब दलदल सा हो गया है। तो जब पानी कम रहता तो चिड़ियों को सहूलियत होती पानी पीने में। बीच नदी में सिर्फ बत्तखें जाएंगी, और जो चिड़िया है वो पानी पीने में बहाव बहुत होता है। और दूसरा, यहाँ पे लोग इंटरफेयर बहुत कम कर रहे हैं। गंगा तट वाले इस रिजर्व फॉरेस्ट में साल दर साल प्रवासी पक्षियों की तादाद बढ़ रही है। इन विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए वन विभाग भी चौकसी बरतता है। मार्च महीने में गर्मियों की शुरुआत हो जाने के साथ ही विदेशी मेहमान अपने देश वापस लौट जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, जहां पर उत्तराखंड में एयर क्वालिटी का जो दायरा है वो कनेक्टिविटी का, माफ कीजिएगा, एयर कनेक्टिविटी का जो दायरा है वो बढ़ेगा। 5 नए रूट्स पर हेली सेवा शुरू होगी। देहरादून से श्रीनगर, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर के साथ हल्द्वानी से बागेश्वर के बीच भी अब सेवा शुरू होने वाली है। तो अच्छी खबर है कि यहाँ पर उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ेगा। 5 नए रूट्स पर हेली सेवा शुरू होगी। देहरादून से श्रीनगर, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर के साथ हल्द्वानी से बागेश्वर के बीच में भी ये सेवा शुरू होने वाली है। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो लापरवाही का जीता जागता सबूत है। विकासनगर में उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाला पुल 2 साल में बनकर तैयार है, लेकिन इस पुल तक पहुंचेंगे कैसे, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। करोड़ों की लागत से नावघाट का पुल उत्तराखंड की ओर से बना दिया गया है, लेकिन अभी भी इस पर कोई आवागमन नहीं हो सकता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की ओर अप्रोच रोड अभी तक नहीं बनाई गई है। 540 मीटर लंबा पुल 18 पिलरों की मदद से खड़ा हो चुका है, लेकिन हिमाचल की ओर से ब्रेक लगने से पुल सफेद हाथी बना हुआ है। इधर उत्तराखंड या हिमाचल कह लीजिए, बीच में एक छोटी सी नदी है, जिसकी वजह से हम दोनों प्रदेश में अलग अलग उसमें आ जाते हैं, और ये पुल जल्दी बन जाता है, तो इससे सभी के लिए बहुत एक आसान रास्ता हो जाता है। निश्चित तौर पे अगर वो पुल की कनेक्टिविटी हो जाती है तो हिमाचल को भी, उत्तराखंड को भी बहुत बड़ा उससे फायदा होगा। हमारे व्यापारिक संबंध हो, चाहे और भी तमाम आवागमन है, इससे बहुत फायदा मिलेगा। यमुना नदी पर तैयार होने वाला ये पुल हिमाचल के गिरिपार से सीधा जुड़ जाएगा, लेकिन 2 सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि अप्रोच रोड में जमीन के मुआवजे में देरी और मालिकों के कोर्ट में चले जाने से देरी हुई है, लेकिन अब मुआवजे की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हिमाचल सरकार के भूमि अधिग्रहण के इशू को लेकर के कोर्ट में गया है, तो उस लीगल लिटिगेशन को तो उसको रिजॉल्व करना हिमाचल सरकार ने, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि हिमाचल सरकार भी उसमें कोऑपरेट कर रही है। उन्होंने बाकायदा 78 लाख रुपए मुआवजे के भी सैंक्शन कर दिए।
उम्मीद है कि जल्द ही हिमाचल की ओर से अप्रोच रोड बन जाएगी, जिससे दोनों राज्यों के लोगों को आने जाने में आसानी होगी। न्यूज़ 18 के लिए विकास नगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट।